नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रख्यात समाज सेवी पंडित अनुराग वाजपेयी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं। आइए हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। अच्छा पंडित अनुराग वाजपेयी जी, मुझको ये बताइए कि जो बिहार में चुनाव हुए हैं वो किस रूप से आप देखते हैं, कैसा हुआ, क्या प्रेडिक्शन था इसका, आपने क्या सोचा था इस बीच के लेकर? नमस्कार। मैं बहुत पैनी निगाह से इन चुनावों पर नज़र रखे हुए था। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि बिहार में इस बार जैसे लोग आकलन कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लगातार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं बिहार में, और इस बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी है जनता की नज़र में कि इस बार वो मुश्किल ही है कि बहुमत का आंकड़ा छू पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये जादुई आंकड़ा छुआ, बल्कि पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी है, उस पार्टी ने मिल करके एक जो जादुई छाप छोड़ी है बिहार में, वो अद्वितीय है। अच्छा, जैसा कि महागठबंधन के जितने भी पार्टी दल थे, ये चुनाव कैंपेन के दौरान पे कोई मलेशिया घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, चुनाव पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्या इसका भी फर्क पड़ा है या कुछ जो नतीजा इनके खिलाफ गया उसका रीजन क्या है? जी बिल्कुल, नतीजा ये था क्योंकि राहुल गांधी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने चुनाव कैंपेन के दौरान ही बीच में अपनी विदेश यात्राएं करी, जो उनको समय वहां पर देना चाहिए था। अब जब समय देते भी हैं तो भी उनके क्या वक्तव्य आते हैं, वो क्या बोलते हैं, व्यक्ति समझ में ही नहीं आता उसके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों का अभिप्राय क्या है। दूसरी बात है कि जो उनका महागठबंधन का प्रमुख घटक दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, इनमें आपस में ही फूट अच्छी तरीके से दिखाई दी, जिनमें ऐसा लग रहा था कि ना राहुल गांधी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आगे आए, ना राष्ट्रीय जनता दल चाहता है, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े। तो ये आपस की फूट भी इनकी बहुत साफ साफ दिखाई दी। अच्छा, ऐसा ये बताए एनडीए ने जो किया हुआ है, ऐसा क्या खास किया है कि ये हर जगह अच्छी जीत लेके आ रहे हैं? देखिए, इसमें दो तीन विषय हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के पक्षपात वाली बात हो, लेकिन जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल रहा और राबड़ी देवी का जो अघोषित रूप से लालू की सरकार रही, उस दौरान जो बिहार में जंगल राज था, जिस प्रकार से वहाँ हत्याएं, अपराध का बोलबाला था, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, लूट खसोट होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, लोगों की जघन्य हत्याएं होती थी। जैसे आपने चंदा बाबू के लड़कों का हत्याकांड सुना होगा, जिसमें उन्होंने शहाबुद्दीन ने जो है तेजाब से जला करके दोनों भाइयों को मार दिया था। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई, वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भूल नहीं पा रहे हैं, उनको बार बार उन तक पहुंच रही हैं, और जिन्होंने उस चीज़ को झेला, ये अकल्पनीय है कि उन्होंने किस तरीके से उसको झेला होगा। आज वो तपिश बिहार की जनता वाकई में महसूस करती है कि यदि वो दोबारा वो वाली बात आ जाएगी, जैसे इनका जो ये दांव था तेजस्वी यादव ने, जो उनका लड़का है, उसका नाम भी किसी शायद आतंकवादी के नाम पर ही है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, शहाबुद्दीन के लड़के का, उसको उन्होंने दोबारा पार्टी में शामिल कराया, और उसके जो पार्टी की रैली थी, जब उसको शामिल किया जा रहा था, तो नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। तो जनता में ये एक नकारात्मक संदेश गया कि ये अगर दोबारा आएंगे तो मुस्लिमवाद को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ गुंडा राज को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, जैसा कि इन्होंने एक नारा दिया था वोट चोर का, क्या ये इनके पक्ष में गया है, विपक्ष में गया है? वोट चोरी तो देखिए कोई बात ही नहीं है। पब्लिक अब कोई ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ है, आप उनको कुछ भी बोल दें और वो कुछ भी मान ले, जैसा कि पिछले 75-80 सालों में होता है देश की आज़ादी के बाद। अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को पता है वोट चोरी आप कैसे कर सकते हैं। जो वोट चोरी का मुझे तो आज तक सिस्टम ही नहीं समझ में आया। वोटर लिस्ट बनी होती है और उस वोटर लिस्ट में जो नाम लिखे होते हैं उन्हें जाकर के वोट डालना होता है, तो वोट चोरी आप कर कैसे सकते हैं। अच्छा, जो एनडीए इतनी बहुमत लाई है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर कोई और भी आ सकता है इस कुर्सी की दावेदारी में? मेरा मानना ये है, चूंकि पिछली बार तो नीतीश कुमार की शायद 41-42 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी की 73-73 सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना रहने दिया था। इस बार भी उनको ही बना रहने देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में जो इस बार वापसी हुई, वो नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बगैर असंभव थी। तो इसलिए
अगर उनको केंद्र में सरकार चलानी है तो उनको नीतीश कुमार को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, चिराग पासवान का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका जीत में 70+ कंट्रीब्यूशन रहा, 70% के ऊपर रहा है, तो उनको इस समय आप किस रूप में देखते हैं? चिराग पासवान एक, यदि हम कुछ भूतकाल में जाएं, पिछले दौर में जाएं, तो जो रामविलास पासवान जी रहे हैं उनकी ये नीति रही है कि जब जिसकी सरकार रही है तो ज़्यादातर वो उसके साथ में रहे हैं। चिराग पासवान उसी अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनको मिला है अपने पिता से, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी 2014 से वो उनके साथ लगातार चलते आ रहे हैं। और ये भी एक विषय है कि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनकी बातों से भी समझदारी झलकती है। तो उनकी पार्टी के हिसाब से समझदारी इसी में है कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो है एक घटक दल रहे, उसी में उनका फायदा है और वो सत्ता सुख भोग रहे हैं इस हिसाब से 2014 से लगातार, और आगे भी वो इसमें बने रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हुए हैं, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अब आप समाज को और क्या देना चाहते हैं अपने माध्यम से? समाज सेवा एक अंतहीन कार्य है। समाज सेवा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप देखिए, यदि कोई अच्छा राजनीतिज्ञ है जो ईमानदार है और जनता की सच्ची सेवा कर रहा है, वो भी एक समाज सेवा है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक व्यापारी है, वो अगर अच्छे तरीके से अपने, सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं वो समाज सेवा ही कर रहे हैं। अब देखा जाए, ये होता है कि व्यक्ति को अपने, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को अपने आय का 10वां हिस्सा समाज के रूप में खर्च करना चाहिए, समाज के खर्चों में देना चाहिए, साथ ही साथ अपना कुछ समय समाज को जरूर जो है देना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, तो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर जो करवाता है व्यक्ति उसका साधन मात्र होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। मैं और अन्य लोगों से भी अपील करूंगा कि अधिक से अधिक समाज के बारे में सोचें और राष्ट्र में एकता की भावना का सूत्रपात करें। जैसे कि अनुराग जी, आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया, हमारी जनता को आपने अपनी बातें बताई हैं, अपने विचार रखे हैं और इसी तरीके से आप आगे भी अपने विचार रखते रहिएगा। आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया। नमस्कार।